कृषि प्रस्तावना महत्व मुद्दे, किसी बिल विवाद और सरकार द्वारा की गई पहल, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्रस्तावना किसी भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे अर्थव्यवस्था में ईंधन की संज्ञा दी जाती है और अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु के रूप में किसी से जुड़ी कई आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। कृषि में बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि गतिविधियां संचालित होती हैं। किसी ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका का मुख्य साधन है। महत्व कृषि का महत्व किसी जीडीपी के प्राथमिक क्षेत्र, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद के प्राथमिक क्षेत्र का भाग है। वित्त वर्ष 2022-23 के चालू मूल्यों के आधार पर जीडीपी किसी क्षेत्र की भागीदारी 18.3% रही। भारत में कृषि उत्पादन में सतत रूप से हो रही वृद्धि और गत वर्ष की तुलना में 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 33.3 करोड़ मीट्रिक टन हो गया। भारत में सर्वाधिक कृषि अंतर्गत उत्पादन में चावल, गेहूं, मोटे अनाज, तिलहन और दलहन का होता है। भारत वर्तमान में खाद्यान्न में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो गया है। इसी के कारण भारत द्वारा कृषि उत्पादों का निर्यात भी किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल कृषि निर्यात 53.14 बिलियन डॉलर का रहा, जबकि आयात 35.7 बिलियन डॉलर रहा। भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात 2022-23 में मत्स्य उत्पाद, चावल और चीनी का किया गया। कृषि ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका का साधन है और वर्तमान में कुल रोजगार का 44% रोजगार प्रदान कर रही है। कृषि उत्पादन बढ़ने से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, जिसके कारण उद्योगों का विस्तार हुआ है और फूड पार्क जैसी इकाइयों की स्थापना की जा रही है। कृषि बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न की आपूर्ति करती है और मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रण करती है। कृषि के निर्यात से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। सरकार के लिए राजस्व को बढ़ाने में सहायक है। कृषि संबंधी मुद्दों की बात करते हैं तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि कृषि का एक बहुत बड़ा भाग वर्षा पर निर्भर रहता है। वर्तमान में कई क्षेत्रों के अंतर्गत सिंचाई की अपर्याप्तता है। वर्तमान में कुल कृषि क्षेत्र का 48% भाग ही सिंचित है, यानी कि कुल कृषि क्षेत्र यानी 100% कृषि क्षेत्र में से केवल 48% भाग ही सिंचित है। कृषि जोत के आकार में निरंतर होती जा रही कमी से उत्पादन हतोत्साहित हो रहा है। 2016 की कृषि संगणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कृषि जोत का आकार केवल 1.08 हेक्टेयर बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख की अपर्याप्त सुविधाएं होने से कृषि को निवेश में बढ़ावा नहीं मिल पाता है। कृषि अंतर्गत बिचौलियों की समस्या, किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य प्राप्त न हो पाना आदि कृषि विपणन से संबंधित समस्याएं हैं। वर्तमान में कृषि के अंतर्गत उर्वरकों जैसे रासायनिक उर्वरकों से मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात 4:2:1 का संतुलन बिगड़कर 8:3:2:1 हो गया है, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। किसी क्षेत्र में सरकार द्वारा बीजों, उर्वरकों, ट्यूबवेल, पंप आदि पर सब्सिडी दी जाती है, जिससे सरकार के राजकोषीय खाते में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कृषि बिल विवाद की। कृषि बिल विवाद के अंतर्गत कृषि बिल विवाद उत्पन्न होने के कारण निम्नलिखित 3 कानून हुए हैं। कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्यिक कानून 2020, किसान समझौता एवं मूल्य आश्वासन कानून 2020, आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन 2020। भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विपणन में सुधार करने के उद्देश्य से उपरोक्त 3 कानून बनाए गए, लेकिन किसानों कुछ राज्य सरकारों द्वारा इन कानूनों का निम्न बिंदुओं पर विरोध किया गया। ये बिंदु हैं
किसी राज्य सूची का विषय है और कानून बनाते समय केंद्र ने राज्यों के साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया। कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का उल्लेख नहीं था। इन कानूनों के अंतर्गत किसी उत्पादों को किसी मंडी के बाहर बिक्री करने की सुविधा दी गई, जिससे किसी उपज मंडी एपीएमसी के विघटन की समस्या थी। ये कानून खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा नहीं देते थे। इन कानूनों के तहत किसी उत्पादों के मूल्य निर्धारण तंत्र की कोई व्यवस्था नहीं की गई। किसानों के विरोध के कारण दिसंबर 2021 में इन कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था। पहल किसी के क्षेत्र में होने वाली पहलों के अंतर्गत हम देखते हैं सर्वप्रथम बीज एवं उर्वरक। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए सरकार द्वारा सतत रूप से प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, स्टेट फार्मर्स कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया की स्थापना, भारतीय राज्य कृषि सहकारी संघों की स्थापना। साथ ही विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों की सहायता से गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में हरित क्रांति के पश्चात उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1967 में इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव की स्थापना की गई है, जिसके द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजन का उत्पादन और वितरण किया जाता है और भारत वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा उर्वरकों की खपत करने वाला देश बन गया है। कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने कृषि शाखा का विस्तार निम्न प्रकार किया है। भूमि विकास बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, नाबार्ड और केसीसी की स्थापना के माध्यम से भूमि विकास बैंक की स्थापना किसानों को वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1929 में मद्रास में इसकी स्थापना की गई। ये भूमि को बंधक बनाकर किसानों को ऋण उपलब्ध कराते थे। सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। गैर अनुसूचित बैंक होते हैं, अर्थात इनका वर्णन आरबीआई अधिनियम 1934 में नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में 1960 के सहकारिता अधिनियम के माध्यम से इन्हें बढ़ावा दिया जाता है। इनकी संरचना त्रिस्तरीय होती है: राज्य, जिला और प्राथमिक सहकारी बैंक। इनका उद्देश्य किसानों और गरीबों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना तथा केसीसी का वितरण करना। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिंह समिति की सिफारिश पर 1975 में की गई। भारत सरकार द्वारा इसे बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 पारित किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, उद्योग और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इनके द्वारा केसीसी का वितरण किया जाता है, एक कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं तथा इनका नियमन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, जिसकी स्थापना पी सुब्रमण्यम समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई। भारत सरकार द्वारा नाबार्ड अधिनियम 1981 बनाया गया। संस्था के उद्देश्य हैं कृषि शाखा के विस्तार को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण विकास में शोध कार्य करना, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करना, कृषि ऋण के संबंध में केंद्र सरकार और आरबीआई की नीति तैयार करना। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में हुई। किसानों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने एवं सरकार द्वारा उचित रियायतों एवं बीमा आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कृषि विपणन के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं काम करती हैं, जो किसानों को बिचौलियों से बचाने और उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए कृषि विपणन क्षेत्र में निम्न सुधार किया गया है। सर्वप्रथम 1958 में नाफेड की स्थापना की जाती है। भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करना तथा दलहन व तिलहन की खरीदी एमएसपी पर करना नाफेड का उद्देश्य है। एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एफसीआई अधिनियम 1964 के तहत 1965 में की गई, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न का न्यायपूर्ण वितरण, परिवहन एवं भंडारण करना है। भारत में बफर स्टॉक बनाए रखने का कार्य करती है एवं प्रत्येक 3 माह में इसका मूल्यांकन करती है।
सरकार के एजेंट के रूप में एमएसपी पर खाद्यान्न की खरीदी करती है, जिससे किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होता है। एपीएमसी यानी कृषि उपज विपणन समिति 1970 के दशक में भारत में केंद्र सरकार की सभा पर कृषि उपज मंडियों की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में बनाया गया। किसानों को बिचौलियों से बचाने एवं साहूकार जमींदारों से बचाने का उपाय करती है। इसके तहत किसानों के उत्पाद कृषि मंडी में नीलामी के माध्यम से बेचे जाते हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है। ट्राइफेड की स्थापना वर्ष 1987 में हुई। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ जनजातीय वर्ग को शोषण से बचाने एवं उनके उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जनजातीय वर्ग के लोगों में उद्यमशीलता को यह बढ़ावा देती है। ट्राइफेड जनजातीय वर्ग को फसलों के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव से परिचित कराती है। इसके संबंध में केंद्र सरकार को अतिरिक्त राशि देने के लिए सिफारिश करती है। एमएसपी क्या है? एमएसपी वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से निश्चित मात्रा में फसलों की खरीदी करती है और बदले में भुगतान करती है। भुगतान में यानी रुपये देती है। इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1966 में पहली बार एमएसपी गेहूं पर दी गई थी। एमएसपी की सिफारिश कृषि मूल्य लागत आयोग सीएसीपी द्वारा कैबिनेट स्तर की आर्थिक मामलों की जानकारी समिति सीसीईए को की जाती है। एक वर्ष में 2 बार एमएसपी की घोषणा की जाती है, एक बार खरीफ और एक बार रबी की फसलों की बुआई के पूर्व। वर्तमान में 23 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। इसके लाभ हैं किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण, राष्ट्र में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा किसी विशेष फसल को बढ़ावा देने की में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हानि एमएसपी किसी विशेष फसल को बढ़ावा देती है जिससे अन्य फसलों की उपेक्षा हो जाती है, जैसे मोटे अनाज आदि। एमएसपी से वृहद और बड़े किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है तथा सरकार को इस पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, जिससे सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है। भूमि सुधार कार्यक्रम स्वतंत्र के पश्चात भारत में भू सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में सुनिश्चित करना एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना था। अतः सरकार द्वारा निम्न सुधार किए गए: जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमिहीन किसानों को भू स्वामित्व प्रदान करना, खेतों के आकार में सुधार जैसे चकबंदी हदबंदी कार्यक्रम, भारत में कृषि का आधुनिकीकरण एवं संकीकरण करना, गुणवत्तापूर्ण बीज, सिंचाई उर्वरकों, कीटनाशकों भंडारण एवं विपणन को बढ़ावा देना, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन देना। 1992 ईस्वी तक 2 करोड़ किसानों को भू स्वामित्व प्रदान किया गया है। चकबंदी के माध्यम से भूमि विखंडन की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया है तथा हदबंदी के माध्यम से भूमि वितरण की असमानता को दूर किया गया है।